Today we are going to start class 12th valuation and treatment of goodwill. In this chapter we have to discuss meaning of goodwill, need for valuation of goodwill, various factors affecting goodwills and classification of goodwill. So when we take all four topics in one by one. Okay. First of all, we have to discuss meaning of गुडविल. गुडविल का मतलब होता क्या है? देखो, गुडविल डिपेंड का मीनिंग जो होता है वो होता है एक तो गुड नेम हम बोल सकते हैं, जिसे बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रांड नेम किसी का हो. हम कह सकते हैं रेपुटेशन. क्या कह सकते हैं? रेपुटेशन ऑफ कंपनी, यानी किसी भी कंपनी की कोई रेपुटेशन, किसी भी पर्सन की कोई रेपुटेशन, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? गुडविल. लेकिन बेसिकली यहाँ पे फर्म और कंपनी के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे. तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? गुड नेम, ब्रांड नेम बोल सकते हैं, ये रेपुटेशन ऑफ कंपनी. अब डिस्कशन ये होता है कि रेपुटेशन बनाता कौन है. तो रेपुटेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्या? कंपनी को क्या चाहिए होंगे? नंबर ऑफ कस्टमर. क्या चाहिए होंगे? नंबर ऑफ कस्टमर. और क्या चीज़ें चाहिए होंगी कंपनी को रेपुटेशन बनाने के लिए? कंपनी क्या दे? क्वालिटी ऑफ गुड्स. क्या दे? क्वालिटी ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज. क्या दे? क्वालिटी ऑफ गुड या फिर सर्विसेज. और कंपनी के लोग ऑनेस्टी से वर्क करें, यानी कस्टमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करें. तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली क्या होगी? ग्रो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने ये जाना है कि नंबर ऑफ कस्टमर ही क्या करते हैं? मोर कस्टमर को बनाते हैं. क्योंकि ये जो एक तरह की फिजिकल एडवर्टाइजमेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन कंपैरिजन टू डिजिटल एडवर्टाइजमेंट. आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करा लो और आपका ब्रांड नहीं चल रहा, नंबर ऑफ कस्टमर अगर आपको ये कह दे, इग्नोर कर दे कि हमें इस ब्रांड का सामान नहीं लेना, तो अपने आगे आने वाले कस्टमर्स को भी वो क्या कर देते हैं? आस पड़ोस के लोगों को भी क्या कर देते हैं? रोक देते हैं. तो इसीलिए फिजिकल जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, जो लोग कौन करते हैं? माउथ मार्केटिंग बोलते हैं इसे. ये कौन करते हैं? नंबर ऑफ कस्टमर. तो कंपनी के सामने एक डील होती है कि वो ओल्ड कस्टमर को क्या करें? रिटेन करके रखे, यानी जो उनके पुराने कस्टमर हैं वो भी कहीं ना जाए, प्लस उनके न्यू कस्टमर भी बन जाए. ठीक है. तो इसे कहते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या हुआ? ओल्ड कस्टमर भी उनके रह गए और उनके न्यू कस्टमर भी हर साल बनते जा रहे हैं. तो धीरे धीरे उनके ब्रांड का नेम, उनके गुड्स का नेम और कंपनी का नेम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो इसे हम लोग कहते हैं गुडविल. क्या कहते हैं? गुडविल. ठीक है. क्लियर? सो गुडविल का मतलब हुआ क्या? देखो, इट इज समथिंग which places an enterprise at advantageous position, due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting an एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा? गुडविल का मीनिंग है, बेसिक मीनिंग कि इट इज़ समथिंग विच प्लेस एन एंटरप्राइज एन एडवांटेजियस पोजीशन, कि कंपनी को किस पोजीशन पे पहुँचा देगी? वो एक एडवांटेजियस पोजीशन के अंदर, जहाँ पे कंपनी को बस क्या होगा? हायर प्रॉफिट. और वो कब होगा? जब उनके नंबर ऑफ कस्टमर क्या होंगे? बढ़ेंगे.
और उनके जो ओल्ड कस्टमर है वो रिटेन रहेंगे और न्यू कस्टमर उनके बनते जाएंगे ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ड्यू टू इट्स ऑनेस्टी वर्किंग। ठीक है, और विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब क्या हमें कंपनी के अंदर काम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो अपनी एफर्ट को ज़्यादा मारते हैं, उस समय हम काम ज़्यादा करते हैं बिकॉज एफर्ट्स हैव ऑलरेडी मेड इन पास्ट। हम ले चुके हैं वो एफर्ट सारे के सारे, जिससे हमारी कंपनी आज इस पोजीशन में है कि वो हायर प्रॉफिट गेन कर रही है। तो वो सारे एफर्ट हम कब कर चुके हैं? पास्ट में। नाउ एंटरप्राइज इन अ पोजीशन, अब एंटरप्राइज उस पोजीशन में आ गई है कि उसे हर हालत में क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडवांटेजियस पोजीशन। और टू एंटरप्राइज वहाँ पे क्या करेगी? हायर प्रॉफिट को अर्न करेगी। सपोज करो कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड, और इस कंपनी की जो कॉस्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटी मिला के, जो वो कॉस्ट मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं आपसे 40,000 करोड़। ठीक है, और ये कंपनी अपने आप को सेल कर रही है। मान लो मिस्टर वाई ने इस कंपनी को क्या करा? खरीद लिया, और मिस्टर वाई इस कंपनी को 50,000 करोड़ देने को राज़ी हो गए। अब ऐसा क्यों करा कि कंपनी की एसेट और लायबिलिटी मिला के तो 40,000 करोड़ की थी और मिस्टर वाई उन्हें 50,000 करोड़ दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है 10,000 करोड़ का। वो क्यों दिया? क्योंकि ABC लिमिटेड के जो ओनर हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने पास्ट ईयर्स में बहुत सारे एफर्ट मारे हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी आज भी स्टेबल है, खड़ी है। फॉर सम रीज़न ABC लिमिटेड के ओनर बेच रहे हैं, लेकिन वो पोजीशन में है कि वो अर्न कर सकती है हायर प्रॉफिट। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए मिस्टर वाई उन्हें एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, और इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग कहते हैं गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है आपकी? 10,000 करोड़ की। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आगे इसकी डेफिनेशन और ऑथर्स ने क्या क्या दे रखी है। देखो, गुडविल के लिए क्या बोला गया? लॉर्ड इल्डन ने क्या कहा कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी, संभावना बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को, दैट ओल्ड customer will resort to the old place। बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है कि गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब गुडविल एक संभावना है कि ओल्ड कस्टमर जो हैं वो रिटेन करे, रिसॉर्ट करे उसी प्लेस पर जहाँ से वो पहले कुछ खरीद रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, कुछ जुड़े हुए थे, उसे कहते हैं हम लोग गुडविल। और गुडविल की डेफिनेशंस क्या दी हैं और पर्सन्स ने? देखो, गुडविल का बेसिक मीनिंग क्या है? गुडविल मीन्स द गुड नेम और reputation of a business earned by a businessman through his hard work and honesty। ठीक है, तो गुडविल की दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको कि गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुड नेम ब्रांड नेम जो बोल सकते हैं, रेपुटेशन हो बिजनेस की, अर्न बाय अ बिजनेसमैन, जो चला रहा है बिजनेस वो अर्न करेगा थ्रू हिज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कब क्या होगा? पास्ट में। एंड ऑनेस्टी। देखो, फ्यूचर में तो कोई
कह नहीं सकता कि हार्डवर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन जितनी एफर्ट उसने पास्ट में मारी होंगी उसी के बिहाव पे उसे क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। और वो उसके हार्डवर्क और ऑनेस्टी की वजह से ही उसकी रेपुटेशन क्या करेगी, ग्रो करेगी। और जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन ग्रो करती है धीरे धीरे आपका ब्रांड नेम, आपका गुड नेम भी चलना शुरू होता है, इसीलिए आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उससे आपकी बिजनेस की जो एक वैल्यू है वो बढ़नी शुरू होती है। जैसे आप यहाँ पे एक अमेज़ॉन का एग्जांपल ले सकते हो कि अमेज़ॉन पहले उत्तराखंड की साइड पे अमेज़ॉन का इतना जोर नहीं था, पहले फ्लिपकार्ट वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब अमेज़ॉन वालों को समझ आई बात कि यहाँ पे भी हम एक ई-कॉमर्स को जनरेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर अच्छी सर्विस दी जाए, तो धीरे धीरे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। आज के डेट में देखो कि काफ़ी लोग ई-कॉमर्स में अमेज़ॉन का यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड नेम को एकदम से क्या करा है, ग्रो करा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। और आगे क्या हम देखेंगे कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, एन एसेट नॉट हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो गुडविल क्या है, गुडविल इज एन intangible assets। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ, एन एसेट नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इट कैन नॉट बी सीन, इट cannot be felt, it cannot be transported, फिजिकली। तो 3 पॉइंट मैंने बताया फिजिकल एग्जिस्टेंस की क्या हो सकते हैं कि हम गुडविल को कभी ना तो देख सकते हैं, गुडविल को हम फील नहीं कर सकते और गुडविल को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, ये एक तरह से क्या होती है, ये एक तरह से क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न सुपर प्रॉफिट इन फ्यूचर, इसको हम बोलते हैं क्या, गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल का मीनिंग ये है। और क्या कह सकते हैं कि गुडविल को हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। क्या नहीं होती, फिक्टिशियस एसेट। गुडविल कैन नॉट be a fictitious assets। अब फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एसेट जिसको आपको रिकवर करना होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस तरह से कोई लॉस हो रहा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस में आ रहा हो, तो कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ऐसे साइड पे दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर, दैट्स कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, जिसको हम रिकवर करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अभी इतना समझो। और इसकी रिलीजेबल वैल्यू नहीं होती। ठीक, इसको आप रिलीज़ नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इंटेंजिबल एसेट्स को आप क्या कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन इनको रिलीज़ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नीड फॉर वैल्यूएटिंग गुडविल। हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सही बात है ना, हमें नीड क्यों पड़ती है वैल्यूएट करने की? काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन कई सीक्वेंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें इसे क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो देखो कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है। पहला पॉइंट जो आता है वो आता है व्हेन देयर इज अ चेंज in profit
शेयरिंग रेशो, जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, सपोज करो कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसके दो पार्टनर हैं A एंड B, ठीक है, एक A पार्टनर है और एक B पार्टनर है। इन अ फर्म दे शेयरिंग प्रॉफिट कितनी है 2:1, बट इन दोनों ने डिसाइड करा कि इन फ्यूचर अब से हमारी शेयरिंग प्रॉफिट जो होगी वो होगी 3:1, ठीक है। अब ऐसे केस में जब इन्होंने अपनी चेंजिंग रेशो कर दी है, यानी रेशो को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो इस केस में हमें वैल्यू करना पड़ेगा गुडविल को कि आज तक हमारे कंपनी की वैल्यू क्या चल रही है और उसके अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और जो भी प्रॉफिट होगा ये आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूट, क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या वर्ड बोला मैंने, इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं रिवैल्यूएशन और रिकंस्टिट्यूशन में, तो रिवैल्यूएशन जब आएगा तब उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी अगर चेंजिंग रेशियो हुई तो उसे कहते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेकंड पॉइंट, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा उसमें, सपोज करो कि एक पार्टनर चारू है कोई, प्लस एक पार्टनर दिनेश है जो किसी फर्म में साथ में काम कर रहे हैं, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि 1:1 है, 1:1 है, ठीक। अब 1 अप्रैल 2019 सपोज करो कोई डेट है, they decide to admit सुधा। इन्होंने डिसाइड किया कि एक और पार्टनर को एडमिट करते हैं, इसका नाम क्या है, सुधा, और इसको किस शेयर में लाए, 1/4 शेयर में। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब इनकी रेशो थी वो 1:1 थी, जैसे तीसरा पार्टनर आएगा इनके शेयर पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ कि मान लो इनका जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था 30,000, तो अभी अगर चारू और दिनेश को ही मिलता हाफ, तो इसको मिलता कितना, 15,000, और इसको मिलता 15,000। लेकिन जैसे ही तीसरा पार्टनर एक्टिव होगा उस केस में भी इस प्रॉफिट पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये प्रॉफिट 3 में बटेगा, ठीक है, तो 10,000 तो कम हुए ना। तो इस तरीके से भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में न्यू पार्टनर क्या कहता है कि सर आप इवैल्यूएट कर लो अपनी एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को, अपनी गुडविल को, आप देख लो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो आप आपस में बांट लो, मुझे उसकी अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी तक उसने कोई काम नहीं किया है। तो जितना भी पास्ट एफर्ट उन्होंने मारा है उसके आने से पहले, सुधा के आने से पहले, वो सारा काम, वो जो भी प्रॉफिट है वो आपस में अपने आप ही ले लें। तो इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। आगे जाकर डिटेल चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, इसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसी कारण की वजह से भी हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है किसको, गुडविल को। ऐसे ही और भी रीज़न है, जैसे व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइज, व्हेन partnership firm is sold as a going concern, और फिर है when two firm amalgamate, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर्स हैं सारे के सारे,
टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।